राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई साहब संजय दीक्षित जी, जयपुर से। अभी अभी आपका जयपुर नमस्ते। डायलॉग्स तो का एनुअल समिट संपन्न हुआ। आपको कैसा लगा इस बार? बहुत शानदार सर, हमेशा की तरह है। और इस बार तो खैर काफी बड़ा था, पंडाल काफी बड़े बड़े थे और काफी अच्छा रहा मेरे हिसाब से। तो आइए सर, चर्चा शुरू करते हैं। बंगाल से हाँ जी, हाँ जी, खबरें आ रही बिल्कुल। हैं कि बंगाल में जी, एसआईआर बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। सभी जगह चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। हमारे और यहाँ भी आके जो है वो दे गए हैं वो एन्यूमरेशन फॉर्म्स, और प्रेशर बहुत है। अच्छा, एक एक व्यक्ति ने तो, एक बीएलओ ने तो सुसाइड भी कर लिया यहाँ कहाँ, राजस्थान में भी किया है? राजस्थान में। प्रेशर बहुत है उनके बेचारों के ऊपर, और कल यहाँ पर हड़ताल भी हुई उसके लिए, अच्छा, टीचर्स की। तो जी, सर बंगाल से ये खबर है कि बहुत भारी संख्या में पलायन हो रहा है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल में रह रहे थे, उनका भारी संख्या में पलायन हो रहा है। तो एक चर्चा ये थी, इवन खुद मुझे जिज्ञासा थी कि भैया एसआईआर में बहुत होगा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ेगा, वोट नहीं देंगे, पर भाग क्यों रहे हैं लोग? तो उसके बारे में मुझे हम्म, सच बताऊं जानकारी नहीं थी। आज फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी कि भैया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आया है 2025 में, 1 सितंबर से लागू हुआ है। अच्छा, जी, मुझे पता ही नहीं था इस बात का, चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि उसमें यह है कि सर अगर आप इलीगली भारत में प्रवेश कर गए हैं या वीजा में ओवरस्टे कर गए हैं, आप बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में किसी भी तरीके से घुस आए हैं, या अगर आपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो सीधे सीधे मिनिमम 3 साल की सजा है उसमें, और 5 लाख तक का जुर्माना है। तो इन जी। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को ये खतरा हो गया कि कहीं इस 3 एक्ट साल में, की सज़ा नहीं अच्छा है ये साहब, एक्ट है जी, 3 साल की नहीं है, 5 साल की है। 3 से 5 की है शायद। मैंने अभी आपको जो इसका जो गजट नोटिफिकेशन भेजा है इस एक्ट का, उसमें एक जगह एक धारा में 3 से 5 साल की है। जी, 3 साल। ये इसका सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 कह रहा है, शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन अच्छा विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज और विद बोथ। जी, तो ये 5 तो साल की पांच सजा है। साल तक की सजा अच्छा, एक बात और उसके 5 लाख अलावा, का जुर्माना। जिस किसी ने फोर्ज या फ्रॉडुलेंट पासपोर्ट यूज किया है या बनाया है, या कोई और डॉक्यूमेंट और वीजा, तो वो 7 साल की, और फाइन जो है अप टू 10 लाख, और मिनिमम 1 लाख। तो जी साहब ये जो है ये प्रावधान बहुत ही कठिन है। इसके अतिरिक्त तो और भी बताएं, इसमें प्रावधान जो हैं वो खाली इनके लिए ही नहीं है। यदि किसी हॉस्पिटल में जाता है, यदि किसी होटल में जाता है, तो उनको सबके ऊपर एक बाइंडिंग है कि वो उसकी सूचना जो है वो देंगे। जो नियरेस्ट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसको, उनके लिए आवश्यक है ये सूचना देना। तो ये एक और समस्या है, क्योंकि यदि वो नहीं देते हैं तो उनके ऊपर भी पेनल्टी है। जी तो चारों तरफ से बांध दिया है इसमें, जी और चारों तरफ से बांधने के बाद में उसके बाद फिर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी हिंदुओं को एग्जेम्प्ट कर दिया है। जी। तो सर मजे की बात यह है कि 1 सितंबर को जब राहुल जी पूरे देश में वोट चोरी का राग अलाप रहे थे, उस वक्त भारत में ये एक्ट लागू हो रहा था। 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। तो सर क्या इससे डर से ही ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या इसी कानून के डर से भाग रहे हैं?
उनको भगाने में हाथ ममता दीदी का है, जी। क्योंकि ममता दीदी ने इनको बहुत पहले से डराया ये कह के कि ये जो एसआईआर है वो एनआरसी होगा। एसआईआर का असली मतलब एनआरसी है। ये पूरी तरह से ये भय बैठाल दिया था सभी इलीगल इमिग्रेंट्स में, और जब ये एसआईआर आरंभ हुआ तब उनको ये लगा कि साहब कि ये तो एसआईआर नहीं एनआरसी है। तो ये उनका जो पुराना जो भय उनमें जो डाला गया था ना, उसका भी इसमें काफ़ी योगदान है। और बाकी इनको दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि बिहार में एसआईआर हुआ और बिहार में इतना हल्ला गुल्ला करने के बाद भी एसआईआर में ये कोई भी परिवर्तन नहीं करा पाए, और अल्टीमेटली पूरी तरह से झूठे साबित इसलिए हुए क्योंकि कांग्रेस ने और आरजेडी ने मिलके एक भी सिंगल अपील नहीं की, जबकि ओवैसी ने 900 नाम के लिए एप्लीकेशन दी, और वो रिकॉर्ड में वो बोल रहा था उस दिन भी, भैया मैंने तो 900 लोगों के नाम जुड़वाने का फॉर्म जमा करवाया और उन 900 लोगों के नाम जुड़े। और वो ये पूछ रहा है कि भाई ये बताएं कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले कि इतना हल्ला गुल्ला तो किया, सुप्रीम कोर्ट तो गए, ग्राउंड पे काम कितना किया, ग्राउंड पे कितने लोगों के नाम जुड़वाए? उनका काम केवल जो है वो अपने एसी चेम्बर्स में बैठ के और हल्ला गुल्ला करना और नैरेटिव बनाना और यूट्यूब पे बातचीत करना और मीम्स बनाना, यही रह गया है। इसका जो है वो पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका है ग्राउंड से। लेकिन ममता दीदी का ऐसा नहीं था। ममता दीदी का माना जाता है कि भाई वो ग्राउंड से उनका कनेक्ट बहुत शानदार है, और इसी ग्राउंड कनेक्ट की वजह से वो राहुल गांधी को आने नहीं देती हैं, क्योंकि जानती हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो यहाँ पे रायता फैला देंगे। उसके बाद भी उनसे चूक हो गई, और उनसे चूक ये हो गई कि उन्होंने इसको जो है वो इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि जब ये वाकई आया तो लोगों में भय व्याप्त हो गया और वो भाग छूटे। ये बात ऐसा हुआ है। आप ये देखें कि अभी ये लोग, कई लोग तो टेम्परेरी इधर-उधर भाग रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी भागने के कारण ये जा रहे हैं चुनाव के टाइम तक ये इधर-उधर हो रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पूरे बांग्लादेश में जा रहे हैं। तो जो चुनाव के टाइम तक इधर-उधर हो रहे हैं, उनका भी आप वोट नहीं डलवा सकते, उनको भी एनरोल नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर एनरोल हो गए और किसी तरह की शिकायत हो गई तो हम उनका जो है वो एक प्रकार से एनआरसी हो जाएगा, वो एनआरसी का भय है उनमें। ये काम जो है वो ममता दीदी ने अधिक खराब किया, और अब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये एसआईआर किया जा रहा है उसमें ममता दीदी कोई विशेष हस्तक्षेप भी नहीं कर पा रही हैं, न उसको रुकवा पा रही हैं, न अपने बीएलओ के जरिए उसमें कुछ फ्रॉड करवा पा रही हैं, ना अभी वो स्थिति आई है जिसमें कि वो डलवा सकें। पूरा का पूरा डेटा सेंट्रिक है, और उस डेटा में बहुत अधिक हेर-फेर शामिल कर नहीं पाएँगी वो। 2.5 से 3 करोड़ वोट जो है वो कटेगा, ऐसा बता रहे हैं लोग। ऐसा लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 47 लाख तो डेड ही निकल आए हैं। और उसके अलावा करीब 2.5 करोड़ और हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में यदि ये ड्राफ्ट लिस्ट निकलती है तो फिर ड्राफ्ट लिस्ट से फाइनल लिस्ट तक, देखिए पहले क्या है, पहले ये प्रोसेस होके फिर ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी, फिर ड्राफ्ट लिस्ट पे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। उस ऑब्जेक्शन में आपके पास 3 अलग-अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। यदि आपको नाम जुड़वाने हैं तो आप फॉर्म 6 पेश करेंगे, यदि आपको दूसरों के नाम हटवाने हैं तो आप फॉर्म 7 पेश करेंगे, और यदि थर्ड पार्टी इसमें कोई ऑब्जेक्शन पेश करती है तो वो फॉर्म 8 में करेगी। तो ये फॉर्म 6, 7, 8 मिला के आप यदि देखेंगे बिहार में, तो केवल ओवैसी ने और लेफ्ट ने ही ये अपील्स और ये फॉर्म्स पेश किए हैं। अपील तो एक भी नहीं आई। फाइनल लिस्ट के बाद जो अपील होती है वो तो सिंगल नहीं आई बिहार में। और जो आपका प्रिलिमिनरी यानी ड्राफ्ट लिस्ट और फाइनल लिस्ट के बीच की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो भी आए वो सारे इनकॉर्पोरेट हुए, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी 49 लाख का घाटा रहा है इनका। तो ये जो हम बढ़ी हुई वोटिंग देख रहे हैं, तो जब वह वोटर लिस्ट क्लीन हो जाती है तो वो आप देखें कि वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो फिर नेचुरली जो डिनोमिनेटर है
वो कम होता है तो डिनोमिनेटर कम होने से वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। जी। अच्छा सर, मेरी आज ना ये उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो मेरी एक मित्र से बात हुई, उनकी 14 बीएलओज की टीम है, मतलब 14 बीएलओज उनको रिपोर्ट करते हैं। जी। तो वो ये बता रहे थे कि 15 नवंबर तक तो सिर्फ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 15 नवंबर तक एक टारगेट था कि भाई सभी घरों में फॉर्म पहुंच जाए, और एक बूथ पे एक बीएलओ है। आम तो तौर पे एक बूथ पे 1,000-1,200 वोटर्स होते हैं हमारे यहाँ यूपी में, और 1200 की लिमिट लगभग है मैक्सिमम। 400 घरों में औसतन, हाँ जी, और हाँ, 1200 यूपी 1200 की में लिमिट है। हमारे गांव में जैसे कि 400 घरों में आपको फॉर्म पहुंचाने हैं, जी। और 4 नवंबर से 15 नवंबर यानी 11 दिन में तो घरों में फॉर्म पहुंचाए थे। तो सर एक दिन में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 100-150 घरों में भी पहुंचाए तो 4 दिन में थे। तो एक दिन में अगर 20-25 घरों में भी बीएलओ फॉर्म पहुंचाएगा, उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया है एक एक घर में। वो कहते हैं आप खुद अपना ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि 2003 में जो पिछला एसआईआर हुआ था, अगर उस वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ अपने जीवित होने का और उस जगह रहने का वो करना है कि हाँ, हम यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुए हैं और जीवित हैं। कहते हैं अगर आपका 2003 में नाम नहीं, तो क्या आपके माता पिता का था? यदि आपके माता पिता का था तो आप एक फॉर्म में कॉलम में प्रोजनी, अगर आपके माता पिता उस वोटर लिस्ट में थे तो आपका नाम उस प्रोजनी वाले फॉर्म भरने से चढ़ जाएगा। कहते हैं अगर मान लीजिए कोई बहू आई है तो उसके माता पिता का जहां नाम था वहां से वो चढ़वा लेगी, वहां से वो डिटेल्स सबमिट कर देगी। अगर नहीं है तो आपको 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। तो जो लोग जेन्युइन वोटर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। हालांकि ये ओवरलोड की जो बात आ रही है ना सर, ये केरल के एक बीएलओ ने असल में सुसाइड किया है, और हाँ, राजस्थान उसको में भी कर लिया ना। इन वामपंथी मीडिया ने पकड़ लिया कि ओवरलोड के कारण किया, जबकि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ओवरलोड नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पर्सनल रीजंस थे, हम उसकी कॉल डिटेल्स निकाल रहे हैं, और कॉल डिटेल्स में और उसका जो व्हाट्सएप जो चैट वैट है और उसका जो कंडक्ट है उससे किसी किस्म का कोई ओवरलोड नहीं है। अब आप जयपुर में बता रहे हैं कि जयपुर में भी ओवरलोड की जो है शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बड़ा खींच के काम ले रही है बीएलओ से सरकार। जी। ये तो है, बीएलओस के ऊपर प्रेशर बहुत है। उनको एक एक घर को 2-2 3-3 बार विजिट करना है और सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। और अगर अफसर जो है वो सिंपैथेटिक नहीं है तो फिर वो जो है वो लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए कल यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ है और ये कहा गया है कि भाई ये जो है आप या तो इसका टाइम बढ़वाइए या इसके जो है वो संख्या बढ़ाइए। ये एक बीएलओ के लिए एक बूथ पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी। तो सर एक बात मुझे बताइए, बिहार का जो रिजल्ट आया उसमें फर्जी वोटिंग, और ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो बंगाल में तो वाकई बहुत भारी संख्या में नाम कटने जा रहे हैं, और बंगाल में एक किसी एक लोकेलिटी के बारे में आया कि उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, परंतु वोटर्स सिर्फ 4,000 हैं। कोई एक मुस्लिम बहुल इलाका है। हम्म। तो ममता बनर्जी की तरफ जो जो डरी हुई है वो, और इवन हमारे अखिलेश भैया भी, वो गलत तो नहीं डरे हुए। ये तो वाकई ऐसा यार उनके लिए जो है ये तो बहुत भारी मुसीबत बन के आ गई है सामने। वो तो है। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन
इसके बाद भी जो टीएमसी का जो संगठन है और जो उनकी टैक्टिक्स हैं, उसको तो काबू करने की स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो जनता वोट देने नहीं निकलेगी। क्योंकि पिछली बार बीजेपी इनको डिच करके भाग गई थी और जिन्होंने वोट दिया था बीजेपी को उनको बहुत भोगना पड़ा था। वो जनता भूली नहीं है। उसके लिए ये क्या करेंगे, ये इनको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नहीं सर, बंगाल में एक खबर और आई है कि बंगाल में अभी भी इन लोगों ने भारी संख्या में डुप्लीकेशन की कोशिश की कि जो टीएमसी वर्कर्स थे उन्होंने, एक आदमी ने 100 जगह फॉर्म भरने की कोशिश की। तो बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने तुरंत फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लागू कर दी है। अच्छा। तो वो फेस रिकॉग्निशन की, हर बीएलओ जो है वो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत फोटोग्राफ सबमिट करेगा और बताया जाता है कि तुरंत जो है सैकड़ों, एक एक व्यक्ति के सैकड़ों डुप्लीकेट, जो नए एसआईआर में जो नए फॉर्म भरे जा रहे थे वो पकड़ में आ रहे हैं। तो देखिए, आपने कहा ना, ये तो चूहे बिल्ली का खेल हो जाएगा। और जब एसआईआर में नई वोटर लिस्ट बन भी जाएगी तो जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको भी टीएमसी के गुंडे वोट डालने देंगे कि नहीं देंगे, ये तो सर एक जेन्युइन कंसर्न है। बंगाल का सबसे बड़ा दर्द यही है कि लोगों को वोट डालने का मौका ही नहीं मिलता, टीएमसी के गुंडे बूथ तक आने ही नहीं देते। तो ये तो निश्चित आपने कहा कि ये इसका उपाय, पर ये बताइए ना सर, इसका बीजेपी क्या उपाय करेगी जब गली गली में गुंडों का नेटवर्क है? इसका तो देखिए ऐसा है कि एक बड़ी सरल सी प्रक्रिया होती है और सदैव ये किया जाता है कि जो भी बैड एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबकी लिस्ट होती है थानों में। हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट होती है, बैड एलिमेंट्स की लिस्ट होती है। उनको सबको जो है वो पुराना जो 107 116 था उसमें उनको पाबंद कराया जाता था। और अब मेरे ख्याल से वो BNSS में शायद 123 130 है या समथिंग लाइक दैट। तो जो पुराना जो 107 की प्रक्रिया वो की जाती थी उसमें जितने भी बैड एलिमेंट्स थे वो तो पहले तो वो बाउंड डाउन हो जाते थे, एक बात। और जितने भी NBWs होते थे यानी नॉन बेलेबल वारंट्स, वो सारे नॉन बेलेबल वारंट्स को एग्जीक्यूट कराया जाता था जो भी पेंडिंग होते थे, और नॉन बेलेबल वारंट्स को एग्जीक्यूट करा के और सारे जितने भी बैड एलिमेंट्स होते थे उनको सबको अंदर किया जाता था। एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है ये। अगर ठीक से इसका भी पालन हो जाए तो ज़्यादातर गुंडे जो है वो जेल में डाल दिए जाएं, जितने भी इनके, खासतौर से जो टीएमसी के गुंडे हैं, इनको अगर आप चुनाव भर के पीरियड के लिए जेल में डाल दें तो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, इन्होंने जिस तरह से अभी तक काम किया है मुझे लग रहा है कि ये कुछ करेंगे अवश्य। और जिस तरह से ममता दीदी का सारा प्लान SIR में फेल हुआ है, उसी तरह से ममता दीदी का प्लान गुंडागर्दी में कैसे फेल किया जाएगा, वो एक बड़ी बात है और उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर मुझे एक बात बताइए सर, एक बहुत आसान उपाय है राष्ट्रपति शासन लगा देना चुनाव से 3-4 महीना पहले। इससे मोदी गवर्नमेंट क्यों इतना शाई अवे कर जाती है, डर जाती है? पिछली बार तो ये था कि साहब कि यदि हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो ममता दीदी को इसका फायदा हो जाएगा। हम लोग कह रहे थे कि कोई फायदा नहीं होगा, ये बगैर मतलब की बात है। फायदा तो उसने वैसे ही बहिर्गतों करके इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर करके और आप लोगों को कॉर्नर कर ही दिया था। और उसके साथ साथ उसने जो है वो आपके लोगों को बहुत स्थानों पर वोट भी नहीं डालने दिए। कोलकाता में जो ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं मल्टी स्टोरीड वगैरह, वहाँ पर आप ये देखें कि उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। बाहर गुड्डे जो है वो कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, कहते हैं कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक वोटिंग हो रही है। अब इस बार इन्होंने उसको टैकल करने के लिए सोसाइटीज़ के अंदर ही बूथ बनवाए हैं
कई जगहों पे। तो जी। अब ये भी है। तो अब ये टेस्ट जो है वो बाकी है कि भैया गुंडों का इलाज कैसे करोगे? मुझे ध्यान है क्योंकि जब बिहार में टोटल गुंडा राज होता था, उस समय पे मैंने चुनाव करवाए हैं और सेशन चले गए थे और वो गिल साहब आ गए थे और गिल साहब जो थे वो लालू के बड़े सहानुभूति में थे। वो पूरी तरह से लालू जैसा कहता था वैसा करते थे। तो हम लोग जो थे वो काफ़ी हेल्पलेस महसूस करते थे कि साहब कि हमारे रिकमेंडेशन सब जो भी भेजते थे वो ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उनकी कॉग्निजेंस ही नहीं लेता था, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भेजते थे उसकी कॉग्निजेंस ले लेता था। तो भाई हम लोग तो फिर बड़ी अजीब महसूस होता था कि बताइए, ऑब्जर्वर की बात को इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है और डीएम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बात को मान ले रहा है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन की ये स्थिति है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पूरी तरह से मुझे न्यूट्रल लग रहा है और ख़ास तौर से जो इस तरह के तत्व हैं उनके प्रति काफ़ी गंभीर भी लग रहा है। जी। तो देखते हैं सर, पर इतना तो तय है कि ममता बनर्जी बहुत डरी हुई हैं, बहुत डिफेंसिव है और एसआईआर में उनके मनमाफिक वोटर लिस्ट इस बार नहीं बनने जा रही है। और मेरे हिसाब से सर उनको कम से कम 10 से 12% का वोटिंग परसेंटेज में उनको नुकसान होने जा रहा है। उनका वोट 10 से 12% कम होने जा रहा है। कम अब नाउ होगा, लेट अस सी कि क्या होता है। पर बिहार के बाद अब बंगाल पे फोकस पूरा आ गया है और बंगाल का चुनाव भी वाकई बहुत मजेदार होने जा रहा है। देखते हैं सर, आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।